दोपहर के 1 बज रहे थे। कस्तूरी किचन का काम खत्म करके अपने कमरे में आराम करने जा ही रही थी कि ससुर जी की आवाज़ कानों में पड़ी। वे सासू माँ से कह रहे थे, कुछ समझाओ माया को, कब तक यहाँ रहेगी? जो हुआ सो हुआ, मगर अब दामाद जी से नाराज़ होकर क्या यही बैठी रहेगी? सासू माँ ने कहा, मैं क्या समझाऊं उसे, थक गई हूँ समझा कर, पर मेरी सुनता कौन है यहाँ? आप ही की बेटी है, आप ही पर गई है गुस्से और ज़िद में। मैं तो उसके आगे हार मानती हूँ जी। अब आप ही समझाओ अपनी बेटी को। सासू माँ बेहद उदास हो गई। ससुर जी भी बेमन से बिस्तर पर लेट गए। कस्तूरी दरवाजे की ओट से सारी बातें सुन रही थी। वह भी दिन भर की थकी अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। वह मन ही मन सोचने लगी, पिताजी की सोच भी सही है। आखिर कितने दिन तक विवाहित बिटिया को घर पर रख सकते हैं? कस्तूरी और उसकी ननद माया की शादी एक साथ ही हुई थी। कस्तूरी दुल्हन बनकर यहाँ आई तो माया दुल्हन बन ससुराल गई। कस्तूरी पर मध्यम वर्गीय परिवार की शिक्षित, संस्कारी और शांत लड़की थी, जबकि माया रईस परिवार की शिक्षित, संस्कारी और गुस्सैल लड़की थी। कस्तूरी ससुराल में सबसे बहुत अच्छे से घुल मिल गई, जबकि माया ससुराल के रहन सहन में खुद को नहीं ढाल पा रही थी। रोज किसी न किसी बात पर माया को गुस्सा पति पर उतारता। वो उसे समझाने की लाख कोशिश करता कि माया समझो, सामंजस्य बिठाओ, मगर नहीं। माया को तो अपनी आज़ादी, अपनी ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी थी। पति से लड़ झगड़ चली आई मायके। पिछले 2 महीने से मायके में है। माता पिता, सास ससुर, पति, भाई सब आए मनाने, लेकिन उसने साफ साफ जाने से इनकार कर दिया। पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। ऐसे में माया दीदी के यहाँ आ जाने से वे काफ़ी परेशान हो गए थे। एक दिन पिताजी ससुर जी ने मुझे और माया दीदी को पास बुलाया और कहा, बेटा तुम दोनों रोज मुझे खाना बनाकर खिलाती हो ना, आज मैं बनाकर खिलाऊंगा। मैंने रोकते हुए कहा भी, पापा आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? हम हैं ना, हम रोज़ ही तो करते हैं। आप सिर्फ आज्ञा दीजिए क्या बनाऊं। मगर पिताजी तो उस दिन किसी और ही मूड में थे, सो वे नहीं माने। हमसे सारा सामान मंगवाए और शुरू हो गए। मैं और दीदी उन्हें बस काम करता देखते रहे। पिताजी ने आलू काटे तो आधे एकदम बारीक कटे हुए थे, आधे मध्यम आकार के, आधे एकदम बड़े बड़े। हमारी समझ से परे था कि पिताजी आखिर कर क्या रहे हैं। सासू माँ भी पास आकर बैठ गई, पर बोली कुछ नहीं। पिताजी ने एक बर्तन में आटा निकाला और फिर माया दीदी से पूछा, बेटे ये क्या है? गेहूं का आटा है पापा। दीदी ने तपाक से कहा, नहीं, ये सिर्फ आटा नहीं है, यह तुम्हारा अपना परिवार, जिस पर तुम्हें प्यार रूपी पानी डालकर उसे एक साथ बड़े प्रेम से निपिरोना होता है। इसमें डाला जाने वाला नमक उस प्रेम की मिठास है, जो अगर न हो तो रोटी फीकी लगेगी और जायका भी बदल जाएगा। तुमको अपने इस आटे रूपी परिवार को प्रेम रूपी पानी डालकर इस तरह एक साथ करना है कि आटा गीला भी ना हो और कठोर भी ना हो। अर्थात प्यार ज़्यादा होने पर लोग बिगड़ जाते हैं और प्यार कम मिलने पर इस तरह कठोर दिल के बन जाते हैं कि किसी की परवाह नहीं करते। दोनों ही परिस्थिति में अच्छी रोटी नहीं बनती। अच्छी रोटी बनाने के लिए आटे को नरम गूंथना होता है। नरम व्यवहार के परिवार एक बनता है। अब देखो इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाते हैं और उसे बेलकर तवे पर सेकते हैं। ये छोटी छोटी लोइयाँ हैं तुम्हारे घर के हर एक सदस्य, जिनको तुम्हें ही बड़े प्यार से आकार देना है, अर्थात बेलना है और उसके बाद तवे पर सेकना है।
पिताजी ने 3 रोटियां सेकी। एक तो तवा ज़्यादा गर्म होने के कारण जल गई थी, दूसरी ठंडे होने से कच्ची रह गई थी, तो तीसरी बहुत अच्छी सेकी हुई फुल्का बन गई थी। उन्होंने बोलना जारी रखा, जैसे तुम दोनों ने देखा कि ज़्यादा आंच पर रोटी जल गई, कम पर कच्ची रह गई और मध्यम पर बहुत ही अच्छी बनी। यही बात तो जीवन में भी है मेरी बच्चियों। अगर हम हर बात पर गुस्सा करेंगे तो रिश्ते भी इस जली रोटी की तरह जल जाएंगे। रिश्तों पर ध्यान नहीं देंगे या प्रेम नहीं करेंगे तो रिश्ते कच्ची रोटी की तरह हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इन्हीं रिश्तों को प्रेम से, समझ से, गुस्से से, सामंजस्य बिठाकर चलाएंगे ना, तो रिश्ते भी बने रहेंगे और मिठास भी, बिल्कुल इस फुल्का रोटी की तरह। याद रखो कि तुम्हें रोटियां भी सेकनी है, उन्हें जलने भी नहीं देना है और अपनी उंगलियों की भी बचानी है। मतलब तुम्हें प्रेम भी देना है और खुद में परिवर्तन लाकर खुद को बचाना भी है। यही परिवार का महत्व है। अब ज़रा इस आलू की सब्जी को ही देख लो। जो बारीक कटे हैं वो जल गए हैं, मध्यम आकार के पके गए और बड़े आकार के कच्चे ही रह गए। जबकि हमने तेल मसाले सब में एक जैसे ही डाले और साथ में ही भुना है। फिर ऐसा क्यों है जानती हो? क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, सबका अंदाज अलग अलग होता है, सबसे स्वभाव भी अलग अलग होते हैं और सबकी परिस्थिति अलग अलग होती है। बात है सिर्फ हमारे समझ की है कि हमें किस तरह उसे खाने लायक बनाना है, अर्थात किसी व्यक्ति के साथ हमें किस प्रकार व्यवहार करना है। इतना सब बोल पिताजी ने बड़े प्रेम से दीदी के सर पर हाथ रख कर कहा, बेटा तुम मेरी दुश्मन नहीं हो, इस घर की शान हो, जब तक चाहे रह सकती हो, मगर गलती तुम्हारी है। दामाद जी तो हर समय तुम्हें समझाते हैं। इस तरह गुस्से में अपने परिवार को छोड़ देना समझदारी है क्या? तुम तो वो फूल बनो जो अपने ससुराल के साथ साथ मायके को भी महका सकती हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी वह परिवार है और तुम्हें ही अपने प्रेम के नमक से उस परिवार को एक सार बनाकर सही आकार में ढालकर मध्यम आंच पर सेककर रोटियां बनानी है, जैसे तुम्हारी भाभी कस्तूरी कर रही है। इतना बोल पिताजी आंसू पोंछते हुए किचन से बाहर चले गए। दीदी भी बिना कुछ बोले कमरे में चली गई। दूसरे दिन दीदी ने पिताजी से कहा, पापा आप को फ़ोन कर बुला लीजिए, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैं भूल गई थी कि मेरे उस घर के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। थैंक यू पापा, आपने मुझे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दे दी। अब कभी भी इस सबक को नहीं भूलूंगी। रुआसी सी आवाज़ में कहते हुए वे जमीन पर बैठ गई। पिताजी ने दीदी को उठाते हुए कहा, शाबाश मेरे बच्चे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं कल भी तुम्हें ससुराल खुद छोड़ने जाऊंगा। मैं बड़े आदर से पिताजी की ओर देखने लगी। कितनी आसानी से उन्होंने मुझे और दीदी को इतनी बड़ी शिक्षा दे दी। हर स्त्री के जीवन में यह शिक्षा लागू होना चाहिए ताकि कोई भी घर टूटने से बच जाए। मैं तो भविष्य में अपनी बेटी को भी यही शिक्षा दूंगी, जिससे वह भी ससुराल में खुशी से जी सके। आज ससुर जी से मिली शिक्षा के कारण ही मैं एक सफल गृहिणी बन पाई हूँ। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी तो दोस्तों हमें कमेंट करके आज की कहानी आपको यह कहानी ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।